हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे स्कीमा लेवल वैलिडेशन एंड डेटा सैनिटाइजेशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों है ये समझते हैं। तो जब भी हम फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड को भेजते हैं तो बैकएंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेटा को वैलिडेट करना। वैलिडेशन करना मतलब क्या कि डेटाबेस की साइज मेरे लिमिटेड होगी। ठीक है, लिमिटेड साइज होगी मेरे डेटाबेस की साइज। फॉर एग्जांपल मेरी डेटाबेस की साइज है 20 MB। ओके, तो यहाँ पर इस डेटाबेस की साइज 20 MB होने के कारण यहाँ पर सिर्फ 20 MB डेटा वो होल्ड कर सकती है। तो बैकएंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फ्रंट एंड से डेटा आएगा उसको वैलिडेट करके डेटाबेस के अंदर सिक्योरली सेव करना। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्कीमा लेवल वैलिडेशन का यूज करते और उस डेटा को सैनिटाइज करते। अब यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको सिक्योर करनी पड़ती है। सिक्योर करनी पड़ती है मतलब क्या कि आप यहाँ पर हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, अभी पोस्टमैन का यूज कर रही है। ठीक है, हमारे पास फ्रंट एंड नहीं इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पोस्टमैन का यूज करें और इसी पोस्टमैन की मदद से हम इस बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। अभी तक हमने फ्रंट एंड बिल्ड नहीं किया है, हम एज अ पोस्टमैन को एज अ फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं, वहां से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने स्कीमा देखा था। स्कीमा क्या होता है, जो मेरे डेटा की ब्लूप्रिंट है, मतलब डेटा दिखेगा कैसे मेरा। ठीक है, अब यूजर फ्रंट एंड से कुछ भी भेज सकता है, तो हमें कुछ भी यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डालना नहीं है। अब यहाँ पर फ्रंट एंड से अगर यूजर ने ये डेटा भेजा और ये बैकएंड के पास जाएगा, अगर बैकएंड बिना सोचे समझे ये डेटा डेटाबेस के अंदर अगर ऐड कर देता है तो इस डेटा की साइज इस बैकएंड को मेजर करनी पड़ेगी। क्या ये सुटेबल साइज है, क्या क्या फॉर्मेटेड डेटा है, क्या ये बैकएंड को चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्कीमा लेवल वैलिडेशन हमें करना पड़ता है। वैलिडेशन करने का मतलब यही है कि अगर यूजर की हम यहाँ पर यूजर नेम ले रहे हैं, अगर मैं यूजर का यूजर नेम ले रहे उसके बाद उसका पासवर्ड ले रहे। अब यूजर नेम की साइज हमें यहाँ पर फिक्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा फ्रंट एंड से डेटा आएगा वो तो कुछ भी आ सकता है। मतलब क्या कि फ्रंट एंड से डेटा, फॉर एग्जांपल यूजर नेम की साइज यहाँ पर मिनिमम आपने आपको 5 रखनी है, लेकिन वो साइज आपकी 400 तक जा रही है। क्या ये डेटा आप यहाँ पर ये 400 वाली साइज आप यहाँ पर ऐड करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी जो डेटाबेस की साइज है वो लिमिटेड साइज है। ओके, और ये 400 मतलब ये ज़्यादा साइज का होगा यूजर नेम आपका, तो ये आप डेटाबेस के अंदर ऐड नहीं करोगे। इसका मतलब क्या कि आप यहाँ पर इसके ऊपर वैलिडेशन लगाओगे। वैलिडेशन लगाने का मतलब यही है कि बिना सोचे समझे यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर, मतलब डेटाबेस के अंदर हमें डेटा को ऐड करना नहीं है, हमें यहाँ पर उसके ऊपर वैलिडेशन करना है। अब ये वैलिडेशन हमें प्रोवाइड करता है मोंगूस। ठीक है, हमने मोंगूस के बारे में भी देखा था कि मोंगूस हमें स्कीमा भी प्रोवाइड करता है और स्कीमा के अंदर जो वैलिडेशंस है वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब वही वैलिडेशन हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो कोड पार्ट पर चलते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। ये आपको मैंने सिर्फ कोर कंसेप्ट बताया कि हम इसे यूज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या थी कि यूजर भेजने भेजने को तो कुछ भी भेज सकता है। मतलब क्या कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में आएगा, लेकिन बैक एंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस डेटा को फिल्टर आउट करना, उस डेटा को मतलब देखना कि ये डेटा क्या डेटाबेस के अंदर जाने के लिए क्या एबिलिटी है, एबल है। तो ये बैकएंड चेक करेगा और हम बैकएंड के ऊपर ही काम कर रहे हैं और हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस डेटा को वैलिडेट करना। अब दो तरह की वैलिडेशन होती है, एक तो होती है एपीआई लेवल वैलिडेशन और एक होती है स्कीमा लेवल वैलिडेशन। तो इनकमिंग लेक्चर में हम एपीआई लेवल वैलिडेशन देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में हम कंप्लीट स्कीमा लेवल वैलिडेट कैसे करते हैं वो देखते हैं और डेटा को सैनिटाइज कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो कोड पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम स्क्रैच से डिफाइन करेंगे, स्क्रैच से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमें यहाँ पर मोंगोडीबी को कनेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उस फोल्डर का नाम रखता हूँ कॉन्फ़िग। तो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन इस फोल्डर में होगा। ओके, और यहाँ पर db.js। अब यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस और मोंगूज को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम टर्मिनल पर जाते और उसको भी इंस्टॉल करके लाते। अब npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और हमें क्या करना है, मोंगूज को इंस्टॉल करना है। क्योंकि एक्सप्रेस और मोंगोस क्या है, एक्सप्रेस तो नोड जेएस की लाइब्रेरी है और मोंगोस क्या है, मोंगोडीबी की लाइब्रेरी है, जो हमें स्कीमाज और बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है।
ठीक है। एक्सप्रेस भी बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हमने डिटेल में पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, तो db.js में हम क्या करते हैं, मतलब ये जो कॉन्फ़िग फोल्डर है उसके अंदर हम जो भी डेटाबेस के कनेक्शन है, हमारा डेटाबेस कौन कौन सा हो सकता है, मुंगड़ी भी हो सकता है या फिर रेडिस हो सकता है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम किसके अंदर करते हैं, कनेक्शन किसके अंदर बनाते हैं, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर बनाते हैं। अब देखो, जो भी हम कोड लिखेंगे वो स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे। स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे मतलब क्या, कि हमारा जो कोड है वो फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज होगा, क्योंकि कहाँ पे भी हम कोड नहीं लिख सकते, एक ही फाइल में हम सारा का सारा कोड नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमें वो डिवाइड करना पड़ता है मल्टीपल मॉड्यूल में। तो db.js में हम क्या करते हैं, पहले तो हमारी जो mongoose है उसको हमारे प्रोग्राम में लाते हैं। ठीक है, ये हमने लाया और इसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, विच इज mongoose। ओके, तो इस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर किया। अब हमें करना क्या है, हमें एक फंक्शन को क्रिएट करना है। तो एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया मेन नाम का, उसके अंदर मैं यहाँ पर कनेक्शन को क्रिएट करूंगा, और ये जो फंक्शन है ये mongoose डॉट कनेक्ट, और उसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास कर देनी होती है, विच इज हम यहाँ पर जाएंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये बोलेगा कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, और यही स्ट्रिंग हमें कहाँ पर डालनी है, हमें यहाँ पर डालनी है। ओके, अब ये जो स्ट्रिंग है वो हमें यहाँ से ऐसे डालनी पड़ेगी, और यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नाम है यहाँ से हटा देना है, और आपको आपको डेटाबेस का नाम कौन सा रखना है। तो मैं यहाँ पर अपना डेटाबेस का नाम रखता हूँ यूजर मैनेजमेंट। ओके, यूजर मैनेजमेंट मैंने रखा, और ये जो काम है वो एक असिंक्रोनस काम हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर अवेट लगा देता हूँ, और अवेट लगाने के कारण यहाँ पर मुझे इस फंक्शन को असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे हम, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, ठीक है, हम पहले से ही स्क्रैच से कोड लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्क्रैच से कोड लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब हम आते हैं यहाँ पर सर्वर डॉट जी एस में। अब ये जो मेन फंक्शन है वो हम यहाँ से तक इंपोर्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक्सप्रेस को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रिएट करना है सर्वर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेस इज इक्वल टू, और ये एक्वायर, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी एक्सप्रेस। ओके, अब हमें सर्वर को क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट टाइप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ये हमने किया। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लिसन भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसको मैं लिसन करता हूँ इस पोर्ट पर, और ये लेता है कॉल बैक फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग। तो ये बेसिक सेटअप आपको करना ही पड़ेगा। सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर। अब ये मैंने किया बेसिक सा, और उसके बाद एक राउट को हम हैंडल करते हैं यहाँ से यूज स्लैश रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो यूजर। ओके, अब मुझे यहाँ पर इस डेटाबेस को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो कनेक्ट करने के लिए हमें हमारे पास स्टेप कौन सी है, तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इस मेन फंक्शन को देन के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमें बहुत सारा कोड लिखना है, इसीलिए ये जो काम कर रहे हैं हम इसके अंदर करेंगे। यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ये भी कनेक्टेड, और यहाँ पर कैच में डॉट लॉग, और ये एरर को शो कर देंगे। ओके, ये सिंपल सा मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। अब इस फाइल को मुझे रन करना पड़ेगा। अब इस फाइल को रन कैसे करते हैं, तो ये फाइल मेरी सोर्स फोल्डर के अंदर है, इसलिए सोर्स फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, नोडमॉन सर्वर डॉट जे एस।
अब देखो मेरा सर्वर यहाँ पर चालू हो जाएगा। ओके, ये देखिए डेटाबेस कनेक्टेड और सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 2001। ओके, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और एक राउट को हैंडल करके देखता हूँ, मतलब क्या हमारा सर्वर सच में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं जाता हूँ पोस्टमैन में, लोकल होस्ट। अब यहाँ से मैं एक रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ कि क्या सच में मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो इसने मुझे रिस्पॉन्स दे चुका है, हेलो यूजर। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें सीखना है कि हम स्कीमा के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि मोंगोडीबी में हमने देखा था कि क्या देखा था हमने पिछले लेक्चर में, एसएमएस में, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, हमने जो मॉडल को क्रिएट किया था स्टूडेंट मॉडल, उसको स्कीमास को हमने क्रिएट किया था। तो देखिए ये जो नेम है वो नेम यहाँ पर सभी जगह पर सेम आ रहा है। ठीक है, एक दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक दो जगह पर नेम सेम आए, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट में क्या सेम नेम हमें डालना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है क्या? नहीं। अगर यूजर सेम नेम डाल रहा है या फिर ईमेल आईडी, उसकी ईमेल आईडी क्या सेम डाल रहा है, यहाँ पर भी विजय गोरडे @gmail.com, और यहाँ पर भी वही ईमेल आईडी अगर यूजर डाल रहा है, मतलब अगर यूजर पहले ही एक ईमेल आईडी से रजिस्टर है लेकिन फिर से वो वही ईमेल आईडी से रजिस्टर हो रहा है, कि क्या हमें उसे रजिस्टर होना वो देना चाहिए? नहीं। तो हमें यहाँ पर इस फील्ड को यूनिक बनाना चाहिए। तो ये जो आईडी है, ये आईडी हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है यहाँ से, हम डायरेक्टली वहां से नहीं भेजते। तो ये वही मोंगोडीबी हमें क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे ऊपर अटैच कर देता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमें यहाँ पर बैकएंड में, सॉरी, यहाँ पर ही हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसे स्कीमा लेवल वैलिडेशन के लिए हमें हमें यहाँ पर ये सीखना है। अब हमें यहाँ पर इस मॉडल को भी क्रिएट करना पड़ेगा, और ये मॉडल हमें यहाँ पर इस मॉडल फोल्डर में जो हमारे मॉडल्स होंगे वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब हमारा जो मॉडल है वो हमारा मॉडल है यूजर मॉडल। अब यूजर की इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है, स्टोर करनी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यूजर मॉडल डॉट जीएस। अब यहाँ पर हमें लगेगा मोंगूस, तो यहाँ पर आते और यहाँ पर हमने जो मोंगूस लिखा था, कहाँ गया वो, db.js में, तो ये हम यहाँ से उठा लेते और यहाँ पर पेस्ट कर देते। कि ये हमने किया। अब हमें यहाँ पर स्कीमा को क्रिएट करना है। तो स्कीमा को कैसे क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट, तो हमारा कौन सा स्कीमा है, हमारा स्कीमा है यूजर स्कीमा, और यहाँ पर न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा, और ये इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करते थे। ओके, अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि हम कौन कौन से फील्ड लेना चाहते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर एक यूजर नेम लेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ अभी, तो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, वो फिलहाल यहाँ पर स्ट्रिंग होगा। उसके बाद हम यहाँ से इस यूजर की ईमेल लेंगे। ठीक है, अब इसका भी टाइप हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग। उसके बाद इसका क्या होगा, जेंडर होगा ऑब्वियसली, और इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। उसकी जो टाइप होगा वो क्या है, अभी स्ट्रिंग है। उसकी एज को भी मुझे कैप्चर करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा यहाँ पर। उसकी एज को मैं यहाँ पर लेता हूँ, और इसकी एज का जो टाइप होगा वो क्या होगा, नंबर होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ले सकता हूँ इसकी पोजीशन की, इस ये कौन सी पोजीशन पर यहाँ पर हमारे कंपनी में काम कर रहा है, क्योंकि आपको ये सिस्टम यहाँ पर बनाना है कंपनी के लिए। कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब क्या कि हमारा जो कंपनी है वहाँ पर कौन कौन से, मतलब एम्प्लॉयज मैनेजमेंट सिस्टम से बोल सकते हैं, मैं यूजर बोल रहा हूँ। तो एम्प्लॉय हम इसे बोलेंगे कि हमें एम्प्लॉय को ऐड करना है, डिलीट करना है, इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो यहाँ पर उसकी पोजीशन होगी, और इसकी जो पोजीशन होगी वो भी क्या होगी, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। ओके, उसके बाद हमें इसकी सैलरी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर, और ये जो सैलरी होगी वो हमारी यहाँ पर जो टाइप हम डिफाइन करते वो टाइप हम डिफाइन करते, सॉरी, नंबर। ओके, क्योंकि एट द एंड वो नंबर में ही होगी। तो आप बिग इंट या फिर बिग इंट भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने मोटा मोटा सा ये देख लिया कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम यूजर की स्टोर करेंगे। लेकिन बात ये आती है यहाँ पर, हम इसका मॉडल भी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इज इक्वल टू, तो जो हमारा मंगूस डॉट जो हमारा मॉडल है, और यहाँ पर इसको मुझे नाम देना पड़ेगा यूजर
मॉडल, और उसके बाद ये जो स्कीमा है वो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, यूजर स्कीमा। ओके, तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और ये जो मेरा यूजर मॉडल है यहाँ से मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये बेसिक सा काम हमने यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है और यही से हमारा मेन स्टेज शुरू होता है स्कीमा लेवल वैलिडेशन का। अब देखो यूजर यहाँ पर यूजर नेम भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है, जेंडर उसका, एज भेज रहा है, पोजीशन भेज रहा है, सैलरी भेज रहा हूँ। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि ये जो ईमेल है, ईमेल आपका क्या होगा, यूनिक होगा ना। आप एक एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही ईमेल को रजिस्टर करने दोगे, आप 2 या 3 अकाउंट को या फिर मल्टीपल अकाउंट को एक ही ईमेल आईडी से रजिस्टर करने दोगे क्या? नहीं करने दोगे। ये जेंडर, जेंडर आपका कौन कौन सा हो सकता है, मेल या फीमेल या अदर, या फिर यूजर एक दूसरी स्ट्रिंग भेज रहा है तो इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? नहीं। तो इसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर वैलिडेशन लगाना पड़ता है। तो एज, एज मतलब क्या कि मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पर सिर्फ जो 15 ओल्ड, मतलब उसके आगे के जो लोग हैं वही यूज कर सकते, या फिर जो मेरे 80 ओल्ड के मतलब पीछे वही लोग यूज कर सकते। तो मुझे एज के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। अब पोजीशन, पोजीशन सिर्फ मेरे कंपनी में, मतलब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब मेरे कंपनी में सिर्फ 2 ही पोजीशन है, एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर। अगर यूजर दूसरी पोजीशन भेजता है, क्योंकि यूआई यूएक्स की पोजीशन भेजता है, लेकिन ये पोजीशन मेरे कंपनी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमारे जो डेटाबेस के अंदर गलत डेटा जा जाएगा, गलत डेटा बेस दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर वैलिडेट करना पड़ता है कि या ये पोजीशन हमारे कंपनी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये भी यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। और ये सैलरी, सैलरी के अंदर भी हमें वैलिडेशन लगाना पड़ता है कि जब भी फ्रंट एंड से डेटा आता है तब कुछ भी आ सकता है, तो ये सैलरी क्या मतलब मैच होती है या फिर ये डमी कुछ भी डेटा डाल दे रहा है, तो ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर यूजर फ्रंट एंड से डेटा आया, यूजर नेम, ईमेल, जीमेल, जेंडर, उसके बाद एज, पोजीशन और सैलरी। तो यूजर नेम के अंदर अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब अगर यूजर नेम के अंदर इतने सारे कैरेक्टर आ गए, ईमेल के अंदर इतने सारे कैरेक्टर आ गए, जेंडर में यूजर ने कुछ भी भेज दिया, ओके, उसके बाद एज के अंदर यूजर ने कुछ भी भेज दिया, ऐसा कुछ भी भेज दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। उसके बाद पोजीशन में यूजर ने कुछ भी भेज दिया, सैलरी कुछ भी भेज दिया, कि क्या ये डेटा हम डेटाबेस के अंदर ऐड करेंगे? नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है ये एक डमी डेटा है। डमी डेटा मतलब क्या कि ये डेटा हम डेटाबेस के अंदर यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, ओके, ये फॉर्मेटेड डेटा नहीं है। तो इसीलिए हमें इसको वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करने का मतलब क्या है कि बैकएंड के अंदर ही हम इसे क्या करें, वैलिडेशन लगाए कि क्या ये यूजर नेम मतलब एक वैलिड यूजर नेम है या कि नहीं, कि ये ईमेल एक वैलिड ईमेल है या कि नहीं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है, तो इसलिए हम वही देखेंगे। अब हमें यहाँ पर इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, यूजर नेम हमने लिखा और इसको ऑब्जेक्ट की तरह हम लिख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको इसके ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब फिलहाल इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ पर इसको मतलब यूजर नेम हमें लगेगा ही लगेगा ना, क्योंकि विदाउट यूजर नेम हम इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू मतलब क्या कि ये जो यूजर नेम है, अगर फ्रंट एंड से डेटा आता है, ईमेल आता है, जेंडर आता है, एज आता है, पोजीशन आता है, सैलरी आता है, लेकिन यूजर नेम ही नहीं आता, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर स्टोर ही नहीं करूंगा। मतलब ये जो यूजर नेम है ये मस्ट है, ये यूजर को भेजना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर कि इस यूजर नेम की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि यूजर भेजने को तो बहुत सारा डेटा भेज सकता है, एक एक 1000 टेक्स्ट भेज सकता है, मतलब कैरेक्टर्स का डेटा भेज सकता है, ठीक है, यूजर नेम के अंदर। तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से ही चेक करो। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैलिडेटर होता है मीन लेंथ, मतलब मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, तो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 4 के ऊपर। उसके बाद इसकी जो मैक्स लेंथ है वो मैक्स लेंथ होनी चाहिए मेरी 10 कैरेक्टर के अंदर। तो ये वैलिडेशन में यहाँ पर लगाऊंगा। ओके, अब दूसरा होता है हमारा कि
अगर यूजर नेम, ठीक है, आप मल्टीपल वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपका जो यूजर नेम है वो क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब क्या, कि एक ही यूजर नेम आपके एप्लीकेशन में, एक ही यूजर नेम, सॉरी, यूनिक यूजर नेम होता है। यूनिक यूजर नेम मतलब क्या, कि आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखते हो कि आपका जो यूजर नेम वो मतलब डुप्लीकेट यूजर नेम नहीं है, रिडंडेंट यूजर नेम नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखते हो ना विजय, या फिर कुछ भी ऐसा 1 2 3, ये आपका क्या होता है, यूजर नेम होता है। तो ये यूजर नेम आपका यूनिक यूजर नेम होता है। अगर आपको इस फील्ड को यूनिक बनाना है तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है यूनिक, और इसको आपको मार्क देना पड़ता है ट्रू। ओके, अब दूसरा आता है हमारा लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या, कि यहाँ पर जो भी यूजर इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन यूजर भेजेगा वो या तो कैपिटल में भेज सकता है या फिर स्मॉल में भेज सकता है। तो डेटाबेस के अंदर मुझे उसको लोअर केस में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं यही से डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो लोअर केस में होगी। ओके, तो ये हमने किया। उसके बाद अपर केस भी होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर यूजर नेम को अपर केस में सेव नहीं करना है डेटाबेस के अंदर। मतलब ये जो डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, इसीलिए हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ से, कि हम डमी डेटा को या फिर अनफॉर्मेटेड डेटा को या फिर रॉन्ग डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करेंगे, इसीलिए। तो ये था हमारा यूजर नेम के लिए। अब हम बात करते हैं ईमेल के लिए। तो ईमेल हमारा यहाँ पर टाइप स्ट्रिंग ही होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर नेम तो यूजर को मस्ट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ईमेल हम यूजर को रजिस्टर ही नहीं होने देंगे। उसके बाद मिनिमम लेंथ आप यहाँ से लगा सकते हो, मैक्सिमम लेंथ लगा सकते हो। उसके बाद जो मेरा ईमेल होगा वो यहाँ पर होगा ट्रू, सॉरी, जो ईमेल क्या होगा मेरा, यूनिक होगा, क्योंकि आप एक ही ईमेल आईडी को एग्जिस्ट करने दोगे अपने हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको मैंने क्या मार्क कर दिया, यूनिक ट्रू। ओके, तो ईमेल के साथ मैं ये भी परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके बाद होता है मेरा जेंडर। जेंडर मतलब क्या, कि सिर्फ यूजर 3 ही जेंडर सेट कर सकता है, या तो फिर मेल कर सकता है, या फिर जो मेरा फीमेल है वो कर सकता है, या फिर जो अदर कैटेगरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो। ओके, तो यही यूजर क्या कर सकता है, यही ईमेल को, सॉरी, जेंडर को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज जो हमारा स्कीमा प्रोवाइड करता है, विच इज इनम। ठीक है, इनम के अंदर हम क्या लिखते हैं, ओके, तो इनम के अंदर हम ये लिखते हैं कि यहाँ पर हम एक एरे पास कर देते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो या फिर ये वैल्यू मेल होगी, या तो फिर ये वैल्यू फीमेल होगी, या तो फिर ये वैल्यू ऑर्डर होगी। ओके, अब देखो, ये स्पेलिंग आपको करेक्ट डालनी है। अब देखो, यहाँ पर जो यूजर जेंडर भेजेगा, तो हमें यहाँ पर इस ये 3 जेंडर अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी हमें डेटा को डेटाबेस के अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि यूजर जेंडर की जगह कुछ भी भेज सकता है, एक बड़ी बड़ी सी स्ट्रिंग भेज सकता है। तो अगर ये स्ट्रिंग हम डेटाबेस के अंदर ऐड कर देते और मल्टीपल यूजर अगर वही करते, तो हमारा जो डेटाबेस है उसकी साइज क्या हो जाएगी, भर जाएगी, और हमें यहाँ पर उस डेटाबेस को स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खर्चा है वो हमें, मतलब ये हमारे ऊपर परेशानी है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर करना क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि हमें डेटाबेस को क्या करना है, स्टेबल करना है, स्केलेबल करना है, यहाँ पर मल्टीपल एज केसेस को हैंडल करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो वैलिड रखना है। वैलिड रखना है मतलब क्या, कि कोई भी ऐसा बंदा है जो हमारी एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो हम ऐसी एक भी नई गलती करेंगे कि जिस वजह से हमारी एप्लीकेशन का नुकसान हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 फील्ड है वही यूजर यहाँ ऐड करेगा। अब इसको मैं लोअर केस ट्रू कर देता हूँ, लोअर केस ट्रू। लोअर केस ट्रू करने से क्या होता है, कि यूजर अगर कैपिटल में भी कुछ लेटर भेजेगा या फिर कैरेक्टर भेजेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा लोअर केस में डेटा को ऐड कर देगा। ओके, अब जेंडर को मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब आता है मेरा एज। अब देखो, एज मतलब क्या, कि मेरे एप्लीकेशन में मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि 18 प्लस ही यूजर मेरे एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एज को भी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये जो जेंडर है वो हम यहाँ पर उसको यूनिक नहीं रखेंगे, क्योंकि यूनिक हम क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जेंडर मल्टीपल लोग तो मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखकर ही इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी को कहाँ पर भी यूज करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब एज। अब एज को हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये लगाएंगे कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम सिर्फ 18 प्लस लोगों को ही एंट्री देंगे।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्स। तो मैक्स मतलब कितने साल तक लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं उसको, 70 ओके। और यहाँ पर हम मीन करेंगे, और मीन हम यहाँ पर जो मेरे 18+ जो लोग हैं उनको ही मैं हमारे एप्लीकेशन को रजिस्टर होने में अलाउ करूंगा। ओके, तो ये फिलहाल हमने सिंपल सा यहाँ पर देख लिया। ओके, अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन के ऊपर हम बात करेंगे। अब इस पोजीशन के ऊपर कि ये पोजीशन यहाँ पर हमें एनएम भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो हमारे पास दो ही लोगों की पोजीशन है, एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर। ये दो ही लोग हमारे कंपनी में फॉर एग्जांपल काम कर रहे। तुम्हें यहाँ पर इनम से डिफाइन करना पड़ेगा इनम, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, सॉरी एरे, और उसके अंदर हमें पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर, और दूसरा है हमारा डेवलपर। ओके, और यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि यूजर ने अगर कुछ भी नहीं भेजा, ठीक है, तो डिफॉल्ट हम क्या सेट कर देंगे, डिफॉल्ट हम सेट कर देंगे यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, डिफॉल्ट हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूजर ने यहाँ पर पोजीशन ही भेज नहीं भेज, तो हम यहाँ पर इसको डिफॉल्ट वैल्यू, आपको डिफॉल्ट वैल्यू तो पता होगी ना, कि अगर यूजर यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजता है लेकिन पोजीशन नहीं भेजता है फ्रंट एंड से, तो हम यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे फ्रंट एंड डेवलपर। उसके बाद इसका जो लोअर केस है उसको हम लोअर केस क्या कर देंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। ओके, उसके बाद है हमारी सैलरी। अब सैलरी के ऊपर भी हमें वैलिडेशन लगाना पड़ता है, सैलरी के ऊपर हमें वैलिडेशन लगाना पड़ता है। अब वो हम कैसे लगा सकते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो मिनिमम सैलरी हमारे कंपनी की कितनी है, कि इतनी मिनिमम सैलरी हमारी है, इतनी हमारी सैलरी फिलहाल हमारी जो कंपनी में छोटी है 10,000 रुपये। ओके, और जो हमारी, सॉरी, मिनिमम सैलरी मतलब क्या, कि 10,000 से हमारी सैलरी चालू होगी। ठीक है, अब मैक्स हमारी कितनी हो सकती है, 15,000 हो सकती है। ठीक है, इतनी हो सकती है, 50,000 हो सकती है। ये भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सैलरी के ऊपर हमने यहाँ पर ये लगाया है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूजर नेम, यूजर क्या यहाँ पर हमने लगाया है उसको रिक्वायर्ड ट्रू, मीन लेंथ, मैक्स लेंथ, यूनिक और लोअर केस। और ये जो इंफॉर्मेशन है, यूजर नेम, ये जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे भेज सकता है ना आपको, ये पहले स्पेस ऐड कर देगा, फिर कुछ लिखेगा, फिर स्पेस ऐड कर देगा, तो इसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा इस स्पेस को। तो इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है ट्रिम। ओके, ट्रिम, और इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ट्रू कर देना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी स्पेस उसने लिया है वो आप यहाँ पर हटा दोगे। उसके बाद यहाँ पर भी वो वही काम आप सेम करोगे, जेंडर में भी वही काम आप सेव करोगे। ठीक है, और पोजीशन में भी आप वही काम सेव करोगे, तो सैलरी में करने का काम नहीं, तो यहाँ पर ही हम से ऐड कर देंगे। ओके, तो ये बेसिक से हमने देखा कि हम किस तरह से स्कीमा के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर डेटा को ऐड करना है। ठीक है, और देखना है कि हम इस डेटा को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए हम यहाँ पर सर्वर पर आते हैं और हमारा एक राउट को क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल इस राउट को हम हटा देते हैं, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट की जो हमारा डेटा आएगा फ्रंट एंड से वो जेसन फॉर्मेट में आएगा। उस डेटा को हमें जेसन में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एक मिडलवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, ऐप डॉट हमारा जो यूज़ है, और वो जो हमारा है वो एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये हमने फिलहाल किया एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, अब एक राउट को हमें हैंडल करना पड़ेगा ऐप डॉट पोस्ट का, सॉरी पोस्ट का। अब यहाँ पर ये जो राउट है वो स्लैश यूज़र, और ये रिक्वेस्ट, और ये रिस्पॉन्स। ओके, अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इस मॉडल को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा कौन सा मॉडल है, यूज़र मॉडल, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको यहाँ पर मैन्युअल लिखने के काम नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखोगे यूज़र मॉडल, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और एंटर दबाने से वो ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा। अब यूज़र मॉडल को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, डेटा को ऐड करना है। तो जो भी डेटा आएगा वो हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, जो हमारा यूज़र डेटा होगा
यूजर डेटा, और उस यूजर डेटा को फेच करेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, बॉडी से हम इसको फेच करेंगे। अब इस डेटा को हमें ऐड करना है किसके अंदर, इस यूजर मॉडल के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर हमें उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसको कैसे ऐड करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास क्रिएट मेथड होती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर मॉडल डॉट, हमारे पास जो मेथड है क्रिएट मेथड, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो मेरा यूजर डेटा है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। और ये जो काम होता है वो असिंक्रोनस काम होता है, इसके लिए टाइम लगता है, इसलिए हम अवेट लिखते हैं और यहाँ पर ये इसको असिंक्रोनस बनाना पड़ता है। तो हमने सिंपल सा ये किया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड में यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर पास कर देनी पड़ती है सक्सेस, मैं इसको ट्रू कर दूंगा मार्क के बाद मैसेज, मैसेज मुझे यहाँ से भेजना पड़ेगा डेटा एडेड के बाद जो मेरा डेटा होगा, कौन सा डेटा मैंने ऐड किया है, तो डेटा मैंने ऐड किया है यूज़र मॉडल, अगर डेटा ऐड होता है तो ओके। और यहाँ पर मुझे स्टेटस को सेंड करना पड़ेगा, स्टेटस को मैं सेंड करूँगा यहाँ पर 201। तो ये बेसिक सा काम मैंने यहाँ पर कर लिया है, सक्सेस मैंने ट्रू भेजा, उसके बाद जो मैसेज है वो डेटा एडेड और वो डेटा, अब ये जो डेटा है ठीक है ओके। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है। एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है मतलब क्या, कि ये जो मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, या तो ये डेटा ऐड होगा या तो फिर ये डेटा ऐड नहीं होगा। ओके, दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अगर ये डेटा ऐड नहीं होता है तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ सकता है, और एक्सेप्शन से आपको पता है क्या होता है, एक्सेप्शन से हमारा जो सर्वर है वो क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ट्राई कैच का यूज करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ट्राई कैच लिखूंगा। मैं आपको पहले लेक्चर में बताना चाहता था इसके पहले लेक्चर में, लेकिन मुझे लगा कि इसकी जरूरत अभी अभी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कैच। और अब ये जो काम कर रहा था मैं, तो ये काम मैं यहाँ पर करूंगा, कौन सा, ये जो अवेट और ये जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहा था मैं, और ये रिस्पॉन्स मैं यहाँ पर सेंड करूंगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पर दूसरा रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ेगा ना, अगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ सकता है तो ये इसकी जो नीचे की लाइन है वो चलेगी नहीं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसकी जो अंदर, सॉरी, ये जो कैच क्या लेता है, मेरा एरर लेता है, तो यहाँ पर मुझे इसको रिस्पॉन्स सेंड करना कर देना पड़ेगा। ट्राई कैच में अगर ये सक्सेस होता है तो ये रिस्पॉन्स सेंड होता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर ट्राई में अगर ये अच्छा चला तो ये कैच चलेगा नहीं, या फिर ये ट्राई में अगर कुछ एक्सेप्शन जनरेट होता है तो कैच एग्जीक्यूट होता है आपका, और आपका फाइनली होता है वो एग्जीक्यूट होता है, तो फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अदरवाइज हम यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड हम क्या सेट कर देंगे यहाँ पर, इसको हम मुझे स्टेटस भी सेंड करना पड़ेगा, स्टेटस, और ये स्टेटस में सेंड करूंगा यहाँ पर 500 इंटरनल सर्वर एरर, मतलब कुछ एरर आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या मैसेज दूंगा मैं, यहाँ पर जो मेरा सक्सेस होगा वो क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं भेजोगे तो फ्रंट एंड वालों को कुछ नहीं पता चलेगा, उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा यूआई के ऊपर अपडेट करने के लिए। तो इसीलिए आपको, आपकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यहाँ से ही सब कुछ क्लियर करके भेजो उनको। तो सक्सेस में यहाँ पर फॉल्स ट्रू कर दूंगा, और जो मेरा मैसेज है वो मैं क्या कर दूंगा, डेटा इज नॉट एडेड, डेटा डेटा इज नॉट एडिट, ठीक है। तो ये मैं बेसिक सा यहाँ पर काम किया। तो आपको ये ट्राई कैच में लिखना है, अगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन जनरेट होता है तो यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को आपको सेंड करना है, और अगर नहीं होता है तो आपको इस रिस्पॉन्स को यहाँ पर सेंड करना है। तो फिलहाल यहाँ पर सिंपल सा मैंने यहाँ पर काम किया है। अब एग्जीक्यूशन की बारी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कि ये सर्वर रिस्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, तो हुआ है, तो हम यहाँ पर जाकर देखते हैं। अगर अब हमें कौन से राउट को हैंडल करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर पोस्ट को स्लैश यूजर, तो यहाँ पर आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं पोस्ट, और यहाँ पर वन, और ये यूजर। अब हमें यहाँ पर एक बॉडी भेजनी पड़ती है, ठीक है। और हमें पता है कि ये बॉडी हम यहाँ से भेज सकते हैं, और ये बॉडी हमारे जेसन फॉर्मेट में होगी। अब हमें यहाँ से भेजना क्या है वो देखते हैं पहले, यूजर बॉर्डर में जाकर
पहले हमें तो यूजर नेम भेजना है। अब ये यूजर नेम हम यहाँ से भेजते हैं, यूजर नेम। ओके, और यूजर नेम मैंने यहाँ पर फिलहाल ये भेज दिया। ओके, उसके बाद दूसरा होता है हमारा ईमेल। तो ईमेल में यहाँ पर ये भेज देता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये इमेज भेज दिए। ओके, उसके बाद जेंडर, जेंडर भी मुझे भेज देना पड़ेगा यहाँ से। जेंडर कौन सा है? मेल। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन है मेरी एज, तो मुझे यहाँ से एज को भी लिखना पड़ेगा, एज 18 लिखता हूँ। उसके बाद पोजीशन, अब पोजीशन यहाँ पर मुझे भेजनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने क्या लिया था, फ्रंट एंड डेवलपर अगर, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद होती है मेरी सैलरी, तो ये मेरी फॉर एग्जांपल सैलरी है। अब सैलरी में लिखता हूँ अभी फिलहाल 20,000। ओके, अब मैं यहाँ पर यही से इंफॉर्मेशन भेजता हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये ऐड कर देता है या नहीं कर देता है। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आया है और ये बोल रहा है कि सक्सेस फॉल्स और मैसेज डेटा इज नॉट एडेड। ओके, अब मुझे यहाँ पर कौन सा एरर है वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मैं ये एरर को यहाँ पर लिखूंगा, एरर, और ऐसा। अब इस, ठीक है, 3 पैरामीटर मैंने आपसे भेजे कि ये तो सक्सेस भेजा, एक तो मैसेज भेजा और एक तो एरर भेजा, कि कौन सा एरर यहाँ पर आया है, उस एरर को भी मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा ना। अब मैं यहाँ से अगर रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, अब देखिए क्या रिस्पॉन्स आएगा। एरर, वैलिडेट एरर, पाथ यूजर नेम लेंथ 11 लॉन्गर देन मैक्सिमम अलाउड लेंथ 10। तो यहाँ पर ये बोल रहा है आपको कि आपने जो यूजर नेम भेजा है उसकी लेंथ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात टर्न यहाँ पर ही आता है कि आपने यहाँ पर क्या गलती कर दी कि आपने जो यूजर नेम भेजा है वो यूजर नेम सबसे बड़ा यूजर नेम है। मतलब आपने यहाँ पर साइज कितनी फिक्स की थी, आपने यहाँ पर साइज फिक्स थी, कितनी फिक्स की थी आपने यहाँ पर साइज, मैक्स लेंथ 10, लेकिन आप ऐड कितना कर रहे हो, 11 कैरेक्टर का यूजर नेम ऐड कर रहे हो। देखो मैक्सिमम अलाउड लेंथ 10 और आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, 11 है। तो ये आप ऐड नहीं कर सकते, इसलिए उसने इस डेटा को ऐड भी नहीं किया। अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे, इसको रिफ्रेश कर कर देखोगे, तो आपका जो यूजर मैनेज, सॉरी, ये यूजर मैनेजमेंट है और ये यूजर मॉडल्स, तो यहाँ पर कौन सा भी डेटा यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो रिफ्रेश करके। तो यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी कि हमने यहाँ पर जो हमारा यूजर नेम है वो बड़ा भेज दिया। तो हमें यहाँ से ही सिक्योर करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर भेजता हूँ। तो इस तरह से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। अगर आप ये वैलिडेशन नहीं लगाते हो तो यूजर तो बड़ी सी स्ट्रिंग लेगा और भेज देगा पोस्टमैन से। लेकिन आप अगर कोई वैलिडेशन नहीं लगाते हो, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर उसको डाल दे रहे हो, ये तो गलत बात है, अपना डेटाबेस तो भर जाएगा, दिक्कत आपको ही आएगी ना। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दिक्कत को सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम को फेस किया है। तो ये मोंगोस हमें प्रोवाइड करता है स्कीमा के साथ, तो इसीलिए हम डायरेक्टली मोंगोस का ही पढ़ रहे हैं। तो अब तक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मोंगोडीबी और मोंगोस में क्या डिफरेंस है। मोंगोडीबी हमारे काम को आसान कर दे रहा है, हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहा है जिसकी वजह से हमारी लाइफ आसान हो। अगर हम यहाँ से सेव करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, सक्सेस टू, और मैसेज मिल रहा है डेटा एडिट। अब हम यहाँ पर जाकर देखें, अब यहाँ पर वो सारा का सारा डेटा हमारा ऐड कर देगा जो भी हमने वहां से भेजा था। लेकिन अब मैं यहाँ पर फिर से यही इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। अब देखो, हाँ, फिर से इंफॉर्मेशन ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहा है भाई, सक्सेस फॉल्स, मैसेज डेटा इज नॉट एडेड। एरर में ये बोल रहा है कि मोंगो सर्वर एरर, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, मोंगोडीबी मतलब स्कीमा में ही वैलिडेशन लगा है ना, तो इसलिए वो उसी में ये कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ट्राई कैच को लगाना ही पड़ेगा। विदाउट ट्राई कैच आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, या फिर हमारा एप्लीकेशन अभी क्रैश होने ही वाला था, लेकिन हम ट्राई और कैच को यूज कर रहे हैं यहाँ से। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, यूजर मैनेजमेंट मॉडल्स इंडेक्स यूजर नेम 1
डुप्लीकेट की। ये बोल रहा है कि आप वही यूजर की इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कर रहे हो। हमने यहाँ पर किया था ना, क्या किया था हमने यहाँ पर यूजर मॉडल में, हमने यहाँ पर इस रिक्वायर्ड को ट्रू किया था, वो तो किया ही था, लेकिन इसको यूनिक मार्क कर दिया था, तो इसीलिए वो हमें ये कर दे रहा है। अब हमें यहाँ पर दूसरी बंदे की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। ये हमारे दत्ता 1 2 3। अब अगर हम इसको ये सेंड करते हैं, अब वो वही देगा कि डुप्लीकेट की एरर और यूजर मैनेजमेंट और ईमेल। आप क्योंकि आपने जो ईमेल है वो भी अपने यूनिक मार्क कर दी थी, इसीलिए वो आपको एरर दे रहा है। ये देखिए यूनिक। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पर यूनिक मार्क कर दो, क्योंकि आप मल्टीपल एक ही ईमेल से मल्टीपल रजिस्टर अलाउ नहीं करोगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूनिक मार्क कर देंगे। अब अब यहाँ पर हम इसकी जो ईमेल आईडी उसको भी हम चेंज कर दें। ओके, अगर हम सेंड करते हैं अभी, अब वो बोल रहा है कि डेटा एडेड। अब हम अगर जाकर देखते और यहाँ पर रिफ्रेश कर कर देखते, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन इसने ऐड कर दी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फील्ड जो है यूजर नेम और ईमेल, ये दोनों फील्ड हमारे क्या है, यूनिक फील्ड है, इसीलिए ये यूनिक ही डेटा यहाँ पर कंटेन करेगी। ओके, अब दूसरी बारी है हमारे फ्रंट एंड से हम डेटा भेजते हैं। अब अगर हम ये डेटा, आपको पता चल गया, अब तीसरे बंदे की इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है, ऐड करनी। तो अब मैं तीसरे बंदे की इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पर जेंडर की तरह कुछ भी भेज देता हूँ। ये भेज दिया मैंने जेंडर की तरह। अब देखो, जेंडर की बजाय मैंने जेंडर की वैल्यू मैंने क्या भेज दी, 2 और 3 भेज दी। अब ये मुझे एरर देगा। अब देखो क्या एरर देगा वो देखते हैं। एरर की वैलिडेशन एरर, जेंडर 23 इज नॉट वैलिड इनम वैल्यू फॉर पार्ट जेंडर। तो देखिए, इस ये मैसेज पढ़ के आपको स्कीमा का महत्व समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा स्कीमा काम कर रहा है, क्योंकि स्कीमा कुछ भी डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं डालने दे रहा है। तो स्कीमा क्या, एक मिडलवेयर है। अब ठीक, मिडलवेयर मतलब ये सर्च करोगे तो ये नहीं बोलोगे लोग, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा स्कीमा है वो मिडलवेयर की तरह काम कर रहा है, अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है। जो भी आप भेजोगे वो वैलिडेट करेगा और वही इंफॉर्मेशन ऐड करेगा डेटाबेस के अंदर। कोई भी फालतू इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस के अंदर वो ऐड नहीं करेगा, वैलिड इंफॉर्मेशन वो कंटेन करेगा। तो इसीलिए स्कीमास ये पावर हमें प्रोवाइड करता है। तो ये बोल रहा है कि ये 23 आप नहीं भेज सकते, तो आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा मेल ही। अब दूसरी बात देखते हैं कि एज, हमने यहाँ पर एज डिफाइन की थी। अब हम यहाँ पर 10 डालते और अब हम रिक्वेस्ट को सेंड करते। अब वो क्या बोलता है कि वैलिडेशन एरर, एज पाथ 10 इज लेस मिनिमम अलाउड एज 18। वो बोल रहा है कि आपकी मिनिमम एज 18 है, तभी आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। आपकी एज तो 10 है, तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इसने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। अब मैं इसकी एज यहाँ पर करके 19 कर देता हूँ। अब इसकी पोजीशन में यहाँ पर भेजता ही नहीं हूँ। ठीक है, इसकी पोजीशन में यहाँ से भेजता ही नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी थी, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर सेट कर दी थी फ्रंट एंड डेवलपर। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यू ये सेव क्या करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर ही करेगा। तो मैं यहाँ से कुछ भेजता ही नहीं हूँ, और अब मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो ये बोलेगा सक्सेस टू मैसेज डेटा एडेड, और ये मेरा स्टेटस कोड है, अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मुंगड़ी में जाकर देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये तीसरा डेटा ऐड हो चुका है, और ये पोजीशन मैंने यहाँ से भेजी ही नहीं थी, लेकिन ये डिफॉल्ट पोजीशन यहाँ पर आई है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। ये डिफॉल्ट पोजीशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। ओके, अब यहाँ से भेजते हैं। अब सैलरी की बारी। सैलरी के ऊपर हमने कौन कौन से वैलिडेशन लगाए थे, मीन और मैक्स के। अब मैं सैलरी, अगर कोई यूजर है एक डमी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता है, अगर सैलरी को ये सिर्फ 2000 भेजता है, तो ये क्या बोलेगा कि वैलिडेशन एरर, सैलरी पार्ट 2000 इज लेस मिनिमम अलाउड वैल्यू 10,000। ये बोल रहे हैं कि आपने मिनिमम वैल्यू 10,000 सेट की है, तो आप 2000 वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। और ये देख सकते हो आपकी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसने स्टोर ही नहीं की है। फिलहाल हम वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करें, तो ये वैल्यू उसने स्टोर ही नहीं की। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि किस तरह से हम यहाँ पर डेटा के ऊपर वैलिडेशन को परफॉर्म कर सकते हैं।
इस लेक्चर में हमने ये देखा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्कीमा लेवल वैलिडेशन। अब यहाँ पर हमने क्या क्या कवर किया है, फिलहाल मैंने बहुत सारे वैलिडेटर यहाँ पर कवर नहीं किए, तो फिलहाल जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो वहाँ से हम सीखेंगे, एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप MongoDB की वेबसाइट पर जाकर उसको विजिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट पेज ओपन करके मैं आपको उस डॉक्यूमेंटेशन पर लेके जाता हूँ। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अब तक जो भी बताया है, ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है, इंटरव्यूअर आपको ये पूछेगा कि ये स्कीमा लेवल वैलिडेशन हम लगाते हैं क्यों। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या थी, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या थी कि हम डेटा को, मतलब कोई से भी डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, वैलिडेट करके हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं मंगूस डॉक्स। ओके, तो इस मंगूस डॉक्स पर हम चलते हैं और यहाँ पर विजिट करके देखते हैं कि ये इसने कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसी मेथड को आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न एनी थिंग्स। ओके, तो इससे सारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे चुके हैं, जो भी हमने देखा ना अभी तक, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि आप किस तरह से स्कीमा को क्रिएट कर सकते हो, मॉडल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद इंफॉर्मेशन को ऐड कैसे कर सकते हो, उसके बाद जो हमने ये इनकमिंग लेक्चर में देखेंगे कि ये फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि इसकी अभी तक हमने जरूरत पड़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा इसको। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स, मॉडल्स। ओके, ये जो मॉडल्स है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरह से न्यू स्कीमा, क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो काम किया है ना, ये मैंने अलग से रखा, क्योंकि हमें हमारा जो कोड है वो हमें रीडेबल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको अलग से रखा। लेकिन आप ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है फाइंड वन, उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने ऐड की है। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो नेस्टेड प्रॉपर्टीज, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हम, सॉरी, ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पढ़ना है, और इसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं भी पढ़ता हूँ, और यही से हमें सीखना है। क्योंकि किसी वीडियो लेक्चर या ट्यूटोरियल से देखने से अच्छा है कि आप खुद जाओ डॉक्यूमेंटेशन पर, क्योंकि ये जो आदत है वो सबसे इम्पोर्टेंट आदत है, क्योंकि हर कोई फ्रेमवर्क हर कोई नहीं सिखाता अच्छे से, तो इसीलिए आपको खुद से एक्सप्लोर करना आना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेरीज, वैलिडेशन, मिडलवेयर, पॉपुलेट, ये बहुत सारे, ये एडवांस जो हमारा MongoDB है वही है। तो बेसिक बेसिक हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है या फिर कुछ मैंने गलत बता दी है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ और आप भी बिगिनर हो, और मैं भी चीज़ों को एक्सप्लोर करके सर्च करके आपको बता देता हूँ। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।